हेलो गाइस, चलिए आज हम MPP GCL एग्ज़ाम पेपर की को सॉल्व कराने जा रहे हैं जो कि 1 जून 2024 को आया हुआ है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स फॉर द गिवन वर्ड। इसका एंटोनियम्स बताना है एक्सिलरेटिंग का। इसका जो एंटोनियम्स होता है वो है बोरिंग। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 16% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य का 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। अब अंकित मूल्य पर बेचता है लेकिन अंकित मूल्य हमें पता नहीं है और उसका 16% लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। तो अंकित मूल्य हमने यहाँ पे मान लिया एक्स नहीं, अंकित मूल्य हम मान लेंगे इसका 100। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CP बराबर 100। अब अंकित मूल्य पर बेचता तो है तो उसे 16% का लाभ होता है। तो 16% का लाभ लेने के लिए हमने इसका ले लिया 16% का लाभ ले लिया, तो 116/100। ठीक है, तो ये हमारा आया, ये SP आ गया हमारा 116 आ गया SP हमारा। ठीक है, SP हमारा निकला है 16%। तो अब हम क्या करेंगे, अब 10%, अब SP हमारा क्या है, तो हमने SP का अब हम लेंगे 16। अब हमारा क्या कह रहा है, यदि वह अंकित मूल्य का 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट देता है तो 10%, 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90%। तो हम इसका 90% निकाल देंगे, जिसमें कि ये से ये कट जाएगा। 9 छक्का 54, 54 की 4 हासिल है 5, 9 9 एक 9, 9 5 14, करीब 9 9 1 10। तो ये आया 104.4। तो ये आया हमारा 104.4 आया। तो ये जो हमारा ये निकला, ये हमारा आ गया CP, ये हमारा CP आ गया। तो ये CP निकला है और ये हमारा जो निकला है, ठीक है, ये जो एक का आंसर यहाँ पे मैंने निकाला था 116। ठीक है, ये हमारा CP कितना है 104, और पहले की जो CP हमारी थी वास्तविक वाली, तो वास्तविक वाली थी हमारी 100 थी। तो ये जो 100, और इसको हम हटा देते हैं, तो एक हमारा जो CP पहले माना था वो 100 था, बाद का जो आया है वो हमारा क्या आया है, वो हमारा आया है कम से कम, वो कितना था 104.4। ठीक है, तो हमने दोनों को माइनस करा, तो दोनों को माइनस करने के बाद में हमारा क्या आया है, यहाँ पे हमारा आया 4, दोनों को माइनस करेंगे तो 4.4 अपॉन 100 इक्वल टू 100। ये से ये कर गया तो 4.4। तो समथिंग आंसर हमारा ये आ जाएगा डी वाला। इसका आंसर पहला वाला, इसमें पहला वाला दे रखा है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधायिका द्वारा कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? 1948 में। विषैले अपशिष्ट एवं धूल के नियंत्रण एवं सुरक्षा निपटान के लिए सर्वोत्तम उपकरण कौन सा है? उपकरण के लिए सर्वोत्तम उपकरण कौन सा है? तो वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर से क्या होता है कि जैसे जिस जिस जगह पर हम झाड़ू से साफ़ नहीं कर पाते हैं, ठीक ढंग से सफाई नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम वैक्यूम क्लीनर लेकर जाते हैं और उसके ज़रिए हम उस गंदगी को उस मशीन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि हम उसे निकाल कर बाहर फेंक सकें। तो इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर, गंदगी व धूल मिट्टी के कण को हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आउटसाइड माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक। आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर का 0.02। मैं इसको पूरी तरह समझा चुका हूँ कि माइक्रोमीटर जिनके नाम के साथ लग जाता है उसका हो जाता है 0.01। ठीक है, वो हमारी एक अलग से वीडियो उस चैनल पे बनी हुई है, इस चैनल पे
आप जाकर देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा मंत्रालय भारत में किसी भी ऑटोमोबाइल के पंजीकरण, निगरानी और नियंत्रण अधिकार को विनियमित करता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत सुरक्षा है? तो सुरक्षा हमारी जो होती है वो 3 टाइप की होती है, जिसमें कि पहली जो सुरक्षा होती है वो हमारी स्वयं की सुरक्षा होती है, और दूसरी होती है साधारण वर्कशॉप सुरक्षा होती है, तीसरी होती है मशीन टूल्स सुरक्षा होती है। तो जो हम पहली वाली सुरक्षा देखते हैं, स्वयं की सुरक्षा में हम खुद की निगरानी करते हैं, मतलब खुद को ही हम सेफ करते हैं, खुद को सेफ करते हैं और दुर्घटना से हम बचाते हैं, खुद के सेफ्टी के लिए होता है वो। और जो दूसरी होती है साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, वो वर्कशॉप से रिलेटेड होती है, जिसमें कि जो इसमें का जो आंसर है इसमें बता रहा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा स्वयं से रिलेटेड है, जैसे कि सुरक्षा बूट या जूते पहनना, यह हमारी स्वयं से सुरक्षा है। माप लेने और मशीन को बंद रखना ये मशीन की सुरक्षा है, और मशीन चालू करने से पहले तेल वायु स्तर को जांच कर लेना, ये भी हमारी जो है ये भी हमारी मशीन से रिलेटेड है, मशीन सुरक्षा है, मशीन या टूल सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ये दिए गए कार्य के लिए सही उपकरण का उपयोग करना है, ये टूल से रिलेटेड है, मशीन टूल्स की सुरक्षा के लिए। तो जिसमें कि सेवंथ का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग और फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिक साइबर सुरक्षा। 9th क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर निम्नलिखित में से किसकी अर्धता तक कोण माप सकता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 5 मिनट। अगर प्रोटेक्टर की बात करता प्रोटेक्टर की तो 1 डिग्री हो जाता, यही वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात कर रहा है तो 5 मिनट हो जाएगा। निम्नलिखित में से चेतावनी, ये कौन सा जो चिन्ह बना हुआ है ये कौन सी चेतावनी बता रहा है? चेतावनी चिन्ह जो बता रहा है ये हमारा बिजली के झटकों को बता रहा है, ये जो साइन बना हुआ है ये बिजली के झटके को बता रहा है। निम्न में से किस प्रकार की रेती के किनारे की चौड़ाई के साथ पूरी लंबाई के समांतर होती हैं? तो किस में समांतर होते हैं? ये हमारे हैंड रेती में आ जाता है। हैंड रेती में क्या होते हैं, पूरी जो फाइल होती है वो पूरी समांतर होती है। बाकियों में क्या होता है, कुछ में 1/3 भाग आगे की ओर टेपर में बना दिया जाता है। और एक खासियत और होती है हैंड फाइल में कि इसके जो एज पर दांते नहीं होते हैं, इसके एज पर। और सिंगल कट रेती ये होती है फ्लैट फाइल होती है, तो जिसमें कि एक ही और दांते बने होते हैं एक कट में। जैसे कि ये जो हमारी फाइल है इस टाइप में, तो एक ही और दांते बने होंगे, ये सिंगल कट में आ जाता है। बास्केट कट हमारे ज़्यादा मटेरियल को काटने में यूज़ हो जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा मटेरियल जो काटता है वो रफ फाइल होता है, बाकी बास्केट फाइल उसके बाद जो यूज़ की जाती है वो बास्केट फाइल के यूज़ में आ जाती है। और जो रास्प कट है वो लकड़ी या चमड़े को रेतने के काम में आती है। तो यहाँ पे क्या है कि बास्केट फाइल और रफ फाइल दोनों एक ही कार्य में यूज़ में लाई जाती है, बस जो रफ फाइल है वो ज़्यादा मटेरियल को काटती है, और जो रफ फाइल है वो उससे ज़्यादा मटेरियल को काट कर निकालती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई के मापने में 1 माइक्रोन, अब 1 माइक्रोन कितने mm के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो है 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर में, ठीक है। तो 6 मीटर में आ जाता है, ठीक है। तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर में आता है। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइक्रोन कितने mm के बराबर होता है? तो 10⁻6 मीटर है, और मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻2 मतलब कि 100 मीटर, ठीक है। तो अगर पावर हमारी प्लस और माइनस में, अगर हमारी पावर प्लस माइनस में है
तो हम इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे जैसे कि 10⁻⁻6 और +2, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे, तो mm में करेंगे। अब 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में हमारे होते हैं 10। तो अगर हम 10 की पावर, मतलब एक ही ज़ीरो है तो पावर 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को -4 को और +1 को ऐड करेंगे तो 10 की पावर जो है हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻3, मतलब कि आंसर जो हो जाएगा, mm में पूछ रहा है तो यहाँ पे mm कर देंगे और mm की वैल्यू निकाल देंगे हम। ठीक है, तो 10⁻³ अगर हम इसको हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 10⁻³ मतलब 1/1 2 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को किस भाग की मदद से पकड़ा जाता है, ये स्नैग की मदद से पकड़ा जाता है। जैसे अब जो गाइड पिन है, गाइड पिन में क्या होता है कि जैसे कि जो हमारा बेस होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो ये हमारा बेस होता है, और इस पे हमारी स्पिंडल इसी तरह लगी रहती है। यहाँ पे हमारा रॉकर आर्म, ये हमारा जो होता है, ये स्नैग जो होता है, ये हमारा स्नैग लगा होता है, और इसी के ज़रिए एक हमारा यहाँ पे ऐसे करके ऐसे वो बना होता है। इसी से हम एडजस्ट ऊपर नीचे हम एडजस्ट करते हैं। और ये जो ये है हमारा पुली रॉड जो है, ये स्पिंडल के नाम से जानी जाती है। तो स्पिंडल हो गया। ठीक है, तो ये स्पिंडल हो गया। यहाँ पे जिसके द्वारा बेंट स्क्राइबर को पकड़ा जाता है वो हमारा स्नैग हो गया। और जो गाइड पिन है, यहाँ पे हमारी नीचे की ओर से, नीचे अगर देखेंगे हम इसको पलट करके, तो ये हमारी गाइड पिन लगी होती है, जो हमारी किसी समांतर रेखाओं को खींचने में यूज़ में लाई जाती है। ये गाइड पिन का ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्नैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर्च्यून शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णक्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजक को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो मूल और इस प्रकार के बने समूह के बीच के अक्षर उभयनिष्ठ हैं। तो हमें क्या है, फॉर्च्यून। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, इसका आंसर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लकड़ी, कागज और कपड़े को किस प्रकार की आग के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि 4 प्रकार की हमारी, वैसे तो 5 प्रकार की आग होती है, A B C D और E होती है। तो ए जो होती है वो हमारी ठोस से लगने वाली आग होती है। जैसे ठोस में आ गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया। तो ये जो ठोस से लगती है वो ए प्रकार की आग होती है। जो बी होती है वो द्रव्य के द्वारा लगने वाली आग होती है। द्रव्य मतलब कि जैसे कि हो गया, तेल हो गया। ठीक है, तेल या मिट्टी का तेल, इन सब से लगने वाली आग को जो आती है वो बी के अंतर्गत आती है, बी वर्ग के अंतर्गत। और जो सी होती है वो गैस के द्वारा लगने वाली आग होती है। और जो डी होती है वो जो हमारी होती है वो विद्युत के द्वारा लगने वाली आग होती है। और जो ई क्लास की गैस होती है वो फूड में लगती है, मतलब जो खाना बनाते समय हम जो खाने जैसे कि देखा होगा कि पिज़्ज़ा बर्गर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा आग लग जाता है खाने में तेल के द्वारा, तो वो हमारी ई के अंतर्गत आती है। हालांकि जो पूछने वाले क्वेश्चन है वो 4 ही प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी प्रकार की, ए बी सी डी इन्हीं प्रकार की मतलब इन्हीं को जानते हैं सबसे ज़्यादा। दी गई आकृति में किस प्रकार के वी ब्लॉक दिखाए गए हैं। तो ये वाला जो है ये सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है। अब डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक में क्या होता है, डबल लेवल में क्या होता है, ये जो ये हमारा ये है, ये हमारा लेवल को बताता है, ये हमारा ग्रुप को बताता है।
ये हमारा ग्रुप को बताता है, ये लेवल को बताता है ऊपर वाला, तो ये लेवल को बताता है। यहाँ पे अगर हम सिंगल, ये हमारा सिंगल लेवल है, सिंगल ग्रुप है, तो आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक हो गया। अब डबल लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे डबल लेवल सिंगल ग्रुप, तो यहाँ पे हमारा ये जो ये है, ये हमारा इस तरह से ये हमारा बन जाएगा, तो एक लेवल ये बन गया, एक लेवल ये बन गया, तो ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप, तो ये सिंगल लेवल वो डबल लेवल सिंगल ग्रुप ये अलाउ हो जाएगा। फिर अगर हम जैसे कि वी ग्रुप वी ब्लॉक की बात करेंगे तो वी ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे हमने बना दिया वी ग्रुप, ठीक है, वैसे तो वी ग्रुप वाला कुछ होता नहीं है, तो जहाँ तक वी ग्रुप में नहीं होता है, तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, सिंगल लेवल डबल वी ग्रुप। तो सिंगल लेवल में क्या है, एक तो लेवल ये बना ही बना है, ठीक है, तो एक लेवल हमारा ये तो बना ही है, तो सिंगल लेवल हो गया। डबल ग्रुप वी ब्लॉक, डबल ग्रुप में मतलब एक तरफ ये ग्रुप है तो एक तरफ और ग्रुप बन जाएगा, तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपशिष्ट कांच को अलग करने के लिए डिब्बे का रंग कौन सा होता है? जैसे कि जो डिब्बे के रंग कोड होते हैं जिनमें कूड़ा रखा जाता है, उसमें क्या होता है कि जैसे उस वो टोटल जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। एक हरा होता है, पीला होता है, लाल होता है, नीला, काला। हरा, पीला, नीला, लाल, काला, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम पहले की बात करते हैं हम, इसमें जो लाल होता है, लाल कलर का, जो लाल वाला होता है इसमें वो होता है ऑपरेशन थिएटर में जो यूज़ किया जाता है, डिब्बा होता है ऑपरेशन थिएटर के लिए, जहाँ पे ब्लड वगैरह निकलता है, तो वहाँ पे लाल रंग का यूज़ किया जाता है। तो और जो दूसरा होता है, लाल हो गया हमारा, और जो पीला होता है हमारा पट्टी व खून की भीगी हुई रुई को फेंकने के काम में आता है। और ये जो नीला है, नीले वाला जो डिब्बा है, ये होता है कि जैसे पिज़्ज़े का बॉक्स हो गया, मेटल हो गया, जार हो गया, प्लास्टिक के दूसरे सामान डाले जाते हैं इसमें। इसके अलावा प्लास्टिक का बोतल, चिप्स व पैकेट और दूध की खाली पैकेट इसी के अंदर डाली जाती है। सूखी चीज़ें, मेटल जार, प्लास्टिक वगैरह ये सब डालने के काम में आते हैं, नीले वाला। और बाकी इसके बाद जो हरे रंग का बचता है, हरे रंग होता है जैसे कि पेड़ पौधा कचरा डालने में, पेड़ पौधा हो गया, फूल हो गया, ये सब चीज़ें फूल पौधों की चीज़ें, सब्जी वगैरह जिनमें आ जाती हैं उन्हें डालने के। तो हरा सब्जी वगैरह डालने के लिए, और जो लाल होता है वो ऑपरेशन थिएटर में, और जो पीला होता है वो हमारे खून या ब्लड को डालने के काम में आता है मतलब, और जो हमारा नीले रंग का होता है वो हमारा पिज़्ज़ा, बर्गर, प्लास्टिक वगैरह आदि डालने के काम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कार्यशाला में निवारक अनुरक्षण से संबंध में सही कथन का चयन बताना है। निवारक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ब्रेक डाउन से पहले की जाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आती है। यूएनएफसीसी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कनेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कनेक्शन ऑफ ऑनलाइन क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यशाला में श्रमिकों को दिए गए सुरक्षा का वातावरण संबंधित दिशा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, श्रमिकों को कार्यशाला व वातावरण गंदा एवं अशुद्ध रखना चाहिए। ये नहीं होगा, देखने पे ही पता चला है श्रमिकों को हेलमेट और दस्ताने पहनने चाहिए, ये हो ही सकता है। श्रमिकों को काम करते समय साफ कपड़े पहनना चाहिए। ऊंचाई पर काम करते समय श्रमिकों को सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता होती है। तो धातुओं की तापीय चालकता बतानी है,
तो बढ़ते हुए क्रम बतानी, चांदी की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद तांबा, फिर सोना। ठीक है, तो इनकी सबसे ज़्यादा होती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सदन के अध्यक्ष ऐसे किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुमति दे सकता है, जो अपनी बात को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है? वो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 120 के अंतर्गत आता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापी जाने वाली मीट्रिक थ्रेड स्क्रू थ्रेड डायमेंशन की परास कितनी होती है? 1 से लेकर के 30 तक का होती है। मीट्रिक 1 से लेकर 30 तक का होती है। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर की ऋणात्मक त्रुटि 0.02 मिलीमीटर है और माइक्रोमीटर इतनी माप बताता है, तो सही क्या होगी? ऋणात्मक त्रुटि है, जैसे कि ऋणात्मक त्रुटि इतनी दे रखी, ऋणात्मक है तो जो माइक्रोमीटर की रीडिंग होगी उसमें ऐड कर देंगे, अगर धनात्मक होगी तो टोटल माइक्रोमीटर की रीडिंग से उतना उसको घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है माइक्रोमीटर की ऋणात्मक त्रुटि कितनी 0.02 है और माइक्रोमीटर की रीडिंग कितनी ली गई थी 15.25 ली गई थी। अब हम ऋणात्मक त्रुटि को, अगर इस हम ऋणात्मक त्रुटि है तो इसमें हम ऐड कर देंगे ऋणात्मक त्रुटि में, तो 0.02, तो यहाँ पे क्या होगा 15.27, ये आ जाएगा आंसर। अगर यही हमारा धनात्मक त्रुटि होता तो हम इसको ऐड कर देते, वो घटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कठोरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? हार्डनिंग प्रोसेस। इसमें कर्तन क्षमता बढ़ जाती है। कठोरण हार्डनेस की प्रॉपर्टी कब आती है, कब होती है? और वैसे हार्डनिंग प्रोसेस क्यों की जाती है? रीज़न ये रहता है जब किसी धातु में हो जाती है तो उससे हम किसी धातु को काट व खुरच आसानी से सकते हैं, इसलिए काटने व खुरचने के लिए जो प्रॉपर्टीज उसमें लागू करी जाती है वो हार्डनेस का गुण कहलाता है। तो हार्डनेस के गुण के लिए हम इसमें कर्तन की क्षमता को बढ़ा देते हैं। भंगुरता, ये हमारी वो हो जाती है, ब्रिटलनेस का गुण हो जाती है। इसके आंतरिक प्रतिबल दूर हो जाते हैं, वो हमारी नॉर्मलाइजिंग हो जाती है। कठोरण के बाद धातु कम कठोर रह जाती है। ठीक है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौभाग्य योजना के तहत और फोटोवोल्टाइक आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम एलईडी लाइट प्रदान की गई थी। 5 एलईडी लाइट प्रदान की गई थी। रेडियल ड्रिल मशीन की टेबल को निम्न में से कितने डिग्री पर घुमाया जा सकता है? 360 डिग्री को चारों तरफ घूम जाती है। रेडियल ड्रिल मशीन जो होती है वो चारों तरफ घूम जाती है 360 डिग्री पे। अगर चारों तरफ जो घूम जाती है गोल गोल, वो 360 डिग्री टोटल जो एंगल बनता है, जैसे चारों ओर मैंने बना दिया ये चारों ओर, तो ये हमारा जो एंगल बना है ये टोटल हमारा 360 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, पहला वाला। धातु का कौन सा यांत्रिक गुण खरोच, टूट फूट और अंतर्वेधन को सहन करने की क्षमता की एक माप है? तो इसमें क्या है कि स्केचिंग, ठीक है, गुण वो मतलब ऐसा गुण हमें बताना है जो खुरच भी सके और अपघर्षित भी हो सके और पेनिट्रेशन, दोनों, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए हमारी। जैसे कि मतलब कि खुरचने का गुण कब होता है हमारा? जब उसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टीज आ जाती है तो हम किसी चीज़ को खुरच व काट सकते हैं आसानी से। तो इसमें जो हो जाएगी हमारी हार्डनेस का गुण जब होगा तो हम आसानी से स्क्रैचिंग व धातु को काट सकते हैं। और प्रत्यास्थता का, ये हमारी हो जाती है खींचने पर, ये हमारी सहन कर लेती झटकों को। तन्यता होती है, इनको हम खींचते हैं। ठीक है, जब हम तन्यता में क्या होता है कि जब हम खींचते हैं तो वो हमारी बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है, खींचकर वो लंबी हो जाती है। लंबी हो जाने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा तांबे में होती है। आघात वर्धनीयता जो होती है ये हमारे मार मार के पीट पीट कर हम सीट का एक रूप धारण कर लेती है। तो ये चीज़ होती है हमारी।
और जो प्रत्यास्थता होती है इसमें हम बल लगा करके जब हम बल को हटाते हैं तो आसानी से वो पुरानी पुरानी अवस्था में आ जाती है। द पावर सा द रोटरी मोशन ऑफ ए मोटर इज कन्वर्टेड इनटू द लीनियर मोशन। तो किसके ज़रिए? क्रैंक मशीन मैकेनिज्म के ज़रिए हम उसको रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में लाते हैं, क्रैंक मैकेनिज्म के द्वारा। मार्किंग मीडिया में नीले आधारित रंग को निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाकर मार्किंग ब्लू बनाया जाता है? तो मेथाइलेट स्पिरिट के द्वारा हम मार्किंग मीडिया बनाते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस प्रकार का तुलनित्र तेज सुदृढ़ परिशुद्ध और शॉप फ्लोर पर विशेष रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है? वायवीय तुलनित्र, पेनोमेटिक कंपैरेटर।